स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th रसायन विज्ञान का सिलेबस, जिसमें हम आज के वीडियो में बात करेंगे इकाई 1, जिसका नाम है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। इस इकाई में यानी यूनिट में फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रसायन के मूल सिद्धांत। तो याद रखिएगा, यूनिट 1 है, इसमें 3 चैप्टर आएंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर है रसायन के मूल सिद्धांत। कुछ बुकों में क्या है, इकाई 1 में ही तीनों चैप्टर को एक ही में कर दिया है, ठीक है। तो ऐसा भी है, तो लेकिन हम छोटा छोटा चैप्टर बना दिए हैं ताकि 3 चैप्टर में हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि रसायन विज्ञान होता क्या है। तो रसायन विज्ञान के बारे में हम समझते हैं। देखिए, रसायन विज्ञान का उदय जो है मिस्र देश से हुआ है। तो याद रखना है फर्स्ट पॉइंट कि अगर आपसे पूछा जाए कि रसायन विज्ञान का उदय किस देश से हुआ है, तो मिस्र देश से हुआ है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए रसायन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है, तो याद रखिएगा कीमिया शब्द से हुआ है। और यदि पूछा जाए कि रसायन विज्ञान का पिता किसे कहेंगे, तो लेवासी को कहेंगे। बात क्लियर हुई। तो रसायन विज्ञान का पिता किसे कहेंगे, लेवासी को। अब बात करेंगे परिभाषा की, ठीक है। तो परिभाषा में क्या हो जाएगा, रसायन विज्ञान की वह शाखा है, यानी रसायन जो होता है वह विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के संगठन, यानी पदार्थ किससे मिलकर के बना है, संरचना मतलब जिससे बना है, परमाणु आपस में किस तरह से जुड़े हैं, गुणों यानी उनका क्या भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है, उनके बारे में, और उनमें होने वाले परिवर्तनों का हम अध्ययन करते हैं। यानी कि सीधा सीधा कहने का मतलब है कि रसायन विज्ञान में हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं। पदार्थ किससे बना है, उसकी क्या संरचना है, उसके क्या गुण हैं, और उनमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, उसके बारे में हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सिंपल से जैसे ही आपसे रसायन विज्ञान कहा जाए तो आपके दिमाग में इमेज बनना चाहिए कि हाँ, किसी पदार्थ की ही बात होगी इसमें। अब पदार्थ का मतलब बड़ा कोई ज़रूरी नहीं है, वो पदार्थ किससे बना है, तत्व हैं, परमाणु हैं, इन्हीं सब के बारे में बात होगी और कुछ चीज़ की बात नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया रसायन विज्ञान की परिभाषा और इससे संबंधित कुछ बेसिक चीज़ें, ठीक है। आगे हम बात करेंगे रसायन विज्ञान की शाखाएं। तो रसायन विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती हैं जिनमें से हम मुख्य कुछ शाखाएं लिए हुए हैं। जैसे अकार्बनिक रसायन, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा है कार्बनिक रसायन, जिसमें हम जिसे बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भौतिक रसायन जिसे हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। जैव रसायन जिसे बोलते हैं बायो केमिस्ट्री। विश्लेषित रसायन को बोलते हैं हम एनालिटिकल केमिस्ट्री। कृषि रसायन को बोलते हैं एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। औषधि रसायन को बोलते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है। तो अब थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में बस समझ लेते हैं क्या क्या होता है इसके अंतर्गत। बाकी अब सुन करके नोट्स बना लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत लगे तो। देखिए, अकार्बनिक रसायन में हम ऐसे पदार्थों का अध्ययन है। देखो, रसायन कहने का मतलब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ, सीधा सीधा रसायन का मतलब पदार्थ। तो हम ऐसे पदार्थों का अध्ययन करेंगे जिसमें कार्बन नहीं होता है, ठीक है। कार्बनिक रसायन का मतलब ऐसे पदार्थों का अध्ययन करेंगे जिसमें कार्बन होता है। भौतिक रसायन का मतलब भौतिक जो अ, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया वगैरह होता है पदार्थों में, तो उसमें जो भौतिक कारक है, ताप दाब है या उसके वेग है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब का अध्ययन हम करेंगे भौतिक रसायन के अंतर्गत। जैव रसायन का मतलब होता है जो जीवधारी होते हैं उनके अंदर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है या रसायन होते हैं, पदार्थ होते हैं, उसका हम अध्ययन करते हैं। नाम से ही देखिए। विश्लेषित रसायन, विश्लेषण हम करते हैं कि भाई वो पदार्थ की कितनी मात्रा है, क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, ठीक है, उसका हम अध्ययन करेंगे। कृषि रसायन मतलब जो कृषि में उपयोग होते हैं पदार्थ, उसका हम अध्ययन करेंगे। औषधि रसायन मतलब ऐसे पदार्थों का अध्ययन करेंगे जो औषधि में यूज होते हैं। तो ये नाम से ही इन सब का परिभाषा है, ठीक है। तो आप सुन लिए होंगे, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, आगे है पदार्थों का वर्गीकरण। हम बताए थे कि रसायन विज्ञान में हमेशा पदार्थ का ही हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो पदार्थ जो होते हैं उन्हें दो तरह से बांटा गया, एक भौतिक वर्गीकरण हुआ है और एक रासायनिक वर्गीकरण है।
भौतिक वर्गीकरण आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं ठोस द्रव गैस के बारे में, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठोस का मतलब सिंपल सा है, जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। द्रव का मतलब होता है जिसका आयतन निश्चित हो, आकार अनिश्चित हो। और गैस का मतलब होता है जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो। ठीक है। तो अब ठोस में जैसे ईंट, पत्थर, कोयला हो जाएगा। द्रव में पानी हो गया, तेल हो गया। ठीक। गैस में कोई भी गैस, जैसे वायु हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब हो गए गैस में। ठीक है। ये सारी चीज़ें, बाकी इसके डिटेल में अगर जानना है तो आप क्लास 9th का क्लास देख सकते हैं हम। ठीक है। अब रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ होता है, मिश्रण होता है, इसे हम अशुद्ध पदार्थ भी बोलते हैं। अब शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अवयव से बने होते हैं। जैसे कि चीनी है तो चीनी की है अवयव हो। ठीक है। ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का ही अवयव हो, तो उसे हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे। मिश्रण का मतलब ऐसे पदार्थ जो एक से अधिक प्रकार के अवयव से, परमाणु से, तत्वों से बने होंगे, उसे हम मिश्रण कह देंगे। ठीक है। शुद्ध पदार्थ को दो वर्गों में बांटा गया है, एक तत्व और एक यौगिक। तत्व क्या होता है? यह किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है। ठीक है। अब तक लगभग 118 तत्वों की खोज हुई है, जिनमें से 92 तत्व जो हैं प्राकृतिक है, बाकी 26 तत्व जो हैं वह क्या है? मानव निर्मित हैं। तत्वों को भी तीन वर्गों में बांटा जाता है, एक धातु, अधातु, उपधातु। तो ये क्लास 10th के तीसरे चैप्टर में आपने पढ़ लिया है। 10th पास करके ही 11th में आए होंगे, तो ये सारे चीज़ों के बारे में वही चीज़ें आप पढ़ लेंगे, 10 वाला ही तो वही हो जाएगा, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक को भी दो वर्गों में बांटा गया, एक कार्बनिक, एक अकार्बनिक। तो अब सिंपल से नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन होता है उसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन नहीं होता उसे अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण की बात करेंगे तो इसमें समांगी होगा, विषमांगी। तो हम कहेंगे ऐसे मिश्रण जिसके प्रत्येक अवयव क्या हो? समान हो। प्रत्येक अवयव क्या हो? समान हो। विषमांगी का मतलब जिसके प्रत्येक अवयव असमान हो। तो यही क्लास 9th और 10th का ये सारी चीज़ें पुनरावृत्ति है। ठीक है। कुछ अलग जो चीज़ें हैं उसको हम पूरे अच्छे से बताएंगे आपको आगे। अब जैसे परिवर्तन के बारे में भी क्लास 9th में आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक। तो रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के गुण, रासायनिक संगठन और अणु संरचना परिवर्तित होते हैं। यानी रासायनिक परिवर्तन में ये सारी चीज़ें अगर आपको देख लेना है, ये सब परिवर्तित हो रहा है तो वह रासायनिक परिवर्तन है। इसमें एक नया पदार्थ बनता है, इसमें एक का एक से अधिक भी पदार्थ बन सकते हैं। ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनेगा, जैसे पदार्थों का जलना, कोई चीज़ जल रहा है, किण्वन हो गया। किण्वन विधि द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण हम क्लास 10th की क्लास में बताए हैं। सभी रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं। ठीक है। आगे भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ के गुण, रासायनिक संगठन, अणु संरचना परिवर्तित नहीं होते हैं। अब इसकी बात करें उदाहरण, तो भौतिक अवस्था में यदि परिवर्तन होगा तो भौतिक परिवर्तन, भौतिक अवस्था में अगर परिवर्तन जैसे ठोस द्रव में, द्रव गैस में, या गैस द्रव में, द्रव ठोस में बदल रहा है, तो वहाँ पे ये भौतिक परिवर्तन होगा। दशा उसकी बदल जाए, आकृति बदल जाए, आकार बदल जाए, आयतन बदल जाए आदि में यदि परिवर्तन होता है तो सब के सब भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि गलना हो गया, कोई चीज़ गल गया, वाष्पन, जमना, द्रवण, आसवन इत्यादि, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। और इधर वाले सारे रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है रसायन का महत्व, यानी रसायन विज्ञान का महत्व कहाँ कहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस है। तो इसका इम्पोर्टेंस है कृषि में, यानी कृषि में यूज होता है रसायन विज्ञान का, यानी रसायन का यूज होता है। वस्त्र में इसका महत्व है, ईंधन में है, उद्योग में है, युद्ध सामग्री में है, मनोरंजन के साधनों में है, सुंदरता के प्रसाधन कॉस्मेटिक वगैरह में है, जो क्रीम वगैरह आती हैं उसमें भी रसायन का बहुत बड़ा महत्व है, रोल है। खाद्य जो पदार्थ होते हैं उसमें भी रसायन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक है अपरूपता। अपरूपता किसे कहेंगे? देखिए आपको सिंपल बता देते हैं। कोई भी तत्व है यदि एक से अधिक रूप में पाया जाता है तो उसके एक से अधिक रूपों में पाया जाने वाला जो गुण होता है उसी को बोलते हैं अपरूपता। ठीक है। और जो तत्व एक से अधिक रूप में पाए जाएंगे उसे बोलेंगे अपर रूप। तो यहाँ पर लिखा हुआ किसी तत्व के दो या अधिक रूप उस तत्व के अपर रूप कहते हैं, कहलाते हैं या कहते हैं। तथा किसी तत्व का एक से अधिक रूपों में पाया जाना अपर रूपता कहलाता है।
ठीक है, बात क्लियर हुई। अपरूपता क्या होता है? किसी भी तत्व का एक से अधिक रूपों में पाया जाना अपरूपता। और जो तत्व एक से अधिक रूप में पाया जाएगा उस तत्वों को हम क्या बोलेंगे? अपर रूप। ठीक है, जैसे कार्बन ब्लैक, गैस कार्बन, पेट्रोलियम, कोक, चीनी, कोयला इत्यादि कार्बन के अतिरिक्त, यानी ये सब जितने हैं, कार्बन ब्लैक हो गया, गैस कार्बन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोक हो गया, चीनी कोयला हो गया, ये सब कार्बन के अपर रूप हैं, क्योंकि कार्बन ही से ये बना हुआ है, बस इसका रूप चेंज हो गया है। कार्बन के अतिरिक्त ऑक्सीजन के भी अपरूप होते हैं, जैसे O2 और ओजोन O3। गंधक होता है सल्फर जिसको हम बोलते हैं। फास्फोरस के भी होते हैं, लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस आदि भी अपरूप पाए जाते हैं, यानी इनके आदि भी अपरूप होते हैं। कार्बन के और भी अपरूप हैं, जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कोयला हो गया, कोक हो गया, चारकोल हो गया, कास्ट कोयला हो गया, अस्थि कोयला हो गया, काजल हो गया। ये सब कार्बन के अपर रूप हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अपर रूपता क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हम लोग बहुरूपता की तरफ। तो देखिए, उसमें था किसी तत्व का एक से अधिक रूपों में पाया जाना, यहाँ पे किसी पदार्थ का एक से अधिक रूपों में पाया जाना। ठीक है, बहुरूपता कहलाता है, और वे सब जो पदार्थ एक से अधिक रूप में पाए जाएंगे उसे हम बहुरूपी कहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम नोट्स बना लीजिएगा। किसी पदार्थ के दो या अधिक क्रिस्टलीय रूपों को बहुरूपी कहते हैं, तथा किसी पदार्थ का एक से अधिक रूपों में पाया जाना बहुरूपता कहलाता है। जैसे जिंक जो सल्फाइड होते हैं उसके दो बहुरूप हैं, जैसे जिंक ब्लेंडी और ऊर्जाइट। कैल्शियम कार्बोनेट के भी दो क्रिस्टलीय रूप हैं, कैल्साइट और आर्गोनाइट। ठीक है, तो इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना ही। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंडों को शेयर करिए।